हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। जैसा कि हम कई सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं और कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो अधूरा है, जो छूट गया है, उसको पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। तो आज हम 12th क्लास का जो पहला चैप्टर होता है, पहला यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूँ समझ लो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि पूरे फिजिक्स में पहला यूनिट है 12th क्लास में। ठीक है, 12th क्लास का बहुत सारा वीडियो हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। जैसे गॉसेस थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर क्या होता है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डाल चुके हैं। लेकिन कुछ छूट चुका था, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, ये हमारा यूनिट पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है। और इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, ये पहला चैप्टर है। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला चैप्टर है। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हिंदी देख ले इसका, तो विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। सब क्लियर दिख रहा ना? चलिए, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में और धीरे धीरे करके हम लोग फिर विद्युत क्षेत्र को भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, ऐसे कई सारे चीज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक के बारे में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जब चार्ज स्टैट हो, मतलब जब कोई आवेश रुका हो, तो उसकी अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ऐसे फिर जाकर के हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें क्या होगा? चार्ज चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में, जिसमें चार्ज वहां पर भी मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब लगभग 6 महीना तक के हम लोग अगर स्टार्ट करें आज से, तो कई दिनों तक के हम लोग पढ़ते रहते हैं। एक लंबा सिलेबस है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम 3 पार्ट में बांट के देखते हैं। पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और जो तीसरा पार्ट इसका है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। एक्चुअल में ये क्या है? मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा, ये EMW हो या इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, ये तीनों के तीनों किस चीज का है? कौन से टॉपिक का भाग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है। क्लियर है? अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किस चीज को स्टडी करते हैं? तो आंसर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे आवेश के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट में हो। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट। जब कोई आवेश रुका होगा, कहीं पर भी रख दिए हैं, स्थिर अवस्था में है, तो उसका जो भी लक्षण है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में हम अध्ययन कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या क्या लक्षण हो सकता है? तो जैसे हम विद्युत बल पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, फिर इसी में हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीजों का अध्ययन कहाँ पे करने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दूसरा नंबर में है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं
जो कि मूव कर रहा हो, चार्ज मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो जो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है उसके बारे में हम कहां अध्ययन करेंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग कौन कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो जैसे कि यहां पे हम लोग पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अभी देखो सिर्फ इंट्रो करवा रहे हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसके बाद विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, धारा घनत्व क्या होता है, सेल क्या होता है, यहां पे हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज की स्टडी कहां होगी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। और वहां पे ऐसे चार्ज की स्टडी होगी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? कि जिसका वेलोसिटी, जिसका वेग, जिसका स्पीड नहीं बदल रहा, सेम है। यहां 10 था, यहां भी 10 है, यहां भी 10, यहां भी 10, हर जगह पे क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे करंट मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। करंट मैग्नेटिज्म क्या होता है? कि जैसे जब कोई तार में धारा प्रवाहित होती है तो चारों तरफ वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इन सब चीजों की स्टडी हम कहां करेंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, ठीक है। अब जो तीसरा है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहां पे हम कैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं? तो जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, एक्सेलरेटेड, त्वरित आवेश, त्वरित आवेश के बारे में हम कहां अध्ययन करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, विद्युत चुंबकीय तरंग में हम कैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे? एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखो, जो चार्ज रुका हुआ होगा उसको कहां पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जो चार्ज धीरे धीरे चल रहा है, मतलब कि सेम स्पीड में चल रहा है, तो उसको कहां पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। जो चार्ज दौड़ने लगा उसको कहां पढ़ेंगे हम? EMW में। मतलब चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और चार्ज पागल हो गया तो कहां पढ़ेंगे जाकर के? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, है ना। पागल मतलब दौड़ रहा, भाग रहा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि चार्ज जब स्टैट रहेगा, रुका रहेगा, तो कहां स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज चार्ज, है ना। आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो आप कभी देखे होंगे कि जैसे कि, है ना, बचपन में भी एक खेल करते रहते हैं कि मान लो पेन है, उसको बाल में पूरा रगड़े, और रगड़ने के बाद जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो देखते हैं वो कागज के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर इस पेन के पास क्या है जो कागज के टुकड़े को अपनी ओर खींच रही? या फिर कई बार देखते हैं कि धूल वगैरह को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लो कि बैलून लिए हम, है ना, और बलून को अगर बाल में रगड़े या फिर कपड़ों से रगड़ दिए और दीवार में जब चिपकाते तो देखते चिपक जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है? आखिर बैलून के पास कौन सा पावर होता है जो वो दीवार में अपने आप को चिपका लेती है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि थर्माकोल, जैसे आप देखे होंगे शादी ब्याह में चलता है जो, तो वो थर्माकोल देखे होंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों थर्माकोल के प्लेट को लेकर के, दो प्लेट को अगर एक दूसरे पे रखना चाहते हैं, हम चिपकाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा लगता है कि रिपेल कर दे रहा है, ठीक है। मतलब दो थर्माकोल प्लेट को हम चिपकाना चाह रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे से दूर भाग रही है। तो इन सब चीजों के पीछे का जो वजह है कि उस मैटर के पास ऐसी कौन सी पावर है, ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण वो कागज को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा। या फिर हम कंघी की ही बात कर ले, कंघी को अगर बाल में लगा रहे हैं, सूखे बाल में, और उसको जब हम छोटे छोटे टुकड़े के पास, कागज के पास लेके जाते हैं तो देखते हैं कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेती है। तो कंघी में कौन सा पावर आ गया, है ना। जब उसको बाल में नहीं रगड़े थे तब लेके गए तो देखिए कोई आकर्षण नहीं है, बाल में रगड़ने के बाद लेके जा रहे तो देख रहे आकर्षित हो जा रहा। तो उसके पास क्या आ गया, आखिर कौन सी पावर है, क्या चीज है उस मैटर के पास, और कौन सा गुण है। तो बाद में पता चला कि मैटर के पास एक और गुण होता है। जैसे मैटर के पास एक होता है मास, ठीक है। मैटर के पास
पहले से हम लोग को पता था कि एक प्रॉपर्टीज है जो है मास, और इस मास के वजह से अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार हम लोग को पता है कि जिसके पास मास होता है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जिस बल से वो आकर्षित करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। उन्होंने नियम दिया Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू क्या होता है? Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। यहां पे क्या है? m1 क्या है? मास है। m2 भी क्या है? मास है। तो जिसके पास मास होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकता है, ठीक है। तो ये मास के बारे में तो सबसे पहले से पता था हम लोग को कि मैटर के पास एक मास होता है। तो वैसे दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में भी खोज हुई कि जैसे मास होता है वैसे मैटर के पास एक और प्रॉपर्टीज है, उसका नाम क्या है? आवेश, ठीक है। तो आवेश क्या है? तो पदार्थ का वह गुण है, ठीक है, जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या अनुभव कर सकता है, ठीक है। तो मैटर का वो गुण जिससे वो कौन कौन सा फील्ड बना सकता है? एक तो विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की गुण ही मैटर का क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। जैसे हम बोलो मोबाइल को चार्ज कर लो, तो वही चार्ज वाला जो वर्ड है वो चार्ज क्या है? तो एक्चुअल में पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या फिर अनुभव कर सकता है। मतलब कि जहां जहां पे जिस जिस मैटर के पास मास है उस मैटर के पास चार्ज भी है, ठीक है। यानी कि बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जिसके पास मास, अगर हमारे पास मास है तो हम भी चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूस नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि चार्ज को केवल एक दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो जिसके पास मास होगा वो क्या कर सकता है? चार्ज को ट्रांसफर कर सकता है, यानी उसके पास चार्ज भी है। अब बात करते हैं कि अगर मैटर के पास चार्ज है तो चार्ज है तो फिर हमको झटका क्यों नहीं लगता, है ना, करंट क्यों नहीं लगता, शॉक क्यों नहीं लगता? जैसे ये मैटर है ना, तो इसके पास मास भी है, कुछ ना कुछ ग्राम इसका होगा, अगर हम देखेंगे ले जा करके इसको तौल करके देखेंगे तो, ठीक है। तो ये अगर मैटर है, इसके पास मास भी है, तो और अगर इसके पास चार्ज भी है तो हमको झटका क्यों नहीं लग रहा? अब आते हैं मैटर की स्टडी करते हैं। तो जब इसको हम छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे तो हम लोग को परमाणु मिलेगा, एटम मिलेगा, है ना। इसका एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा जिसको हमने नाम क्या दिया है? एटम, ठीक है। ये एटम, एटम के सेंटर पॉइंट पे होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। और एटम जो है, परमाणु जो है, वो क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन। यानी कि ये जो मैटर है ये उदासीन है, और उदासीन का मतलब क्या हुआ कि इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है। उदासीन का मतलब क्या हुआ? उदासीन का मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो सेम होता है, जितना प्लस उतना माइनस, तो आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो कि किसी मैटर के पास 2 प्लस है और 2 माइनस भी है, तो +2 -2 क्या हो जाएगा? मैथमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी मैटर के पास 10 प्लस है तो उसके पास 10 माइनस भी है, तो मैथमेटिकली 0 हो जाएगा। तो जितना प्लस उतना माइनस, इसलिए उसके पास नेट चार्ज 0 है, और उसको हम क्या कहते हैं? उदासीन, न्यूट्रल कहते हैं। तो परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन परमाणु के अंदर जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। किसके पास चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, ठीक है। और इसके पास कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि माइनस में होता है। उसी तरह से प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन के पास चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम लोग क्या देखें कि मैटर जो है वो उदासीन है, लेकिन इसको जब हम छोटा किए तो परमाणु मिला, और परमाणु भी उदासीन था, लेकिन परमाणु के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के पास होता है चार्ज,
और ये चार्ज जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं ना कहीं मैटर का ही एक गुण है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना। चार्ज जो है किसी भी मैटर का एक इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक गुण है, ठीक है। कौन सा गुण है? आंतरिक गुण, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में क्लियर हो गया। चार्ज का खोज कब हुआ था? तो लगभग 600 BC, ठीक है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट 600 BC में लगभग इसका खोज हुआ था। अब बात करते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? तो इसका जो SI यूनिट होता है ना, तो चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। क्या होता है चार्ज का SI यूनिट? कूलम। और इसका CGS में यूनिट क्या होगा? तो CGS यूनिट होता है इसका स्टैट कूलम। SI यूनिट कूलम और CGS यूनिट क्या हो जाएगा? स्टैट कूलम। इसी तरह से चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? वीमा क्या हो जाएगा? तो इसका वीमा होता है 80। चलिए, तो चार्ज का डेफिनेशन ये हो गया, चार्ज का यूनिट ये हो गया, ठीक है। SI यूनिट, CGS यूनिट, डायमेंशन हो गया, लिख लीजिए इसको। चलिए, तो चार्ज के बारे में देख लिए हम, चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखे चार्ज का यूनिट क्या होता है। अब समझते हैं कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार, ठीक है। तो आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। पहला नंबर में होता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा नंबर में क्या होता है? ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। एक होता है धन आवेश, दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश का नामकरण किसने किया था? तो आवेश का नामकरण किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही आवेश का नामकरण किया। एक का नाम धनावेश, दूसरे का नाम क्या रखा? ऋण आवेश। इसके पीछे मतलब एक आवेश का ही एक प्रॉपर्टीज होता है कि जब हम 2 चीजों को, जैसे मान लो कि इस पेन को, ठीक है, कपड़े से रगड़े, इसके पास चार्ज आ गया, तो कपड़े के पास भी चार्ज आ जाता है, ठीक है। जब वापस दोनों को हम मिलाते हैं तो फिर से ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, जैसे पहले था वैसे ये बाद में भी हो जाता है, ठीक है। तो इसी आधार पर रखा गया इसका नाम कि एक का नाम धन आवेश, दूसरे का नाम ऋण आवेश रखेंगे, क्योंकि हम मैथमेटिकली ही 0 होता है तब 0 होगा जब एक धन रहेगा, दूसरा क्या होगा? ऋण होगा। चलिए, अब धन आवेश और ऋण आवेश में क्या दिखता है हमको कि धन आवेश यानी पॉजिटिव अगर है, सेम नेचर का अगर होगा, कोई भी 2 बॉडी पे सेम नेचर का चार्ज है, या फिर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, या फिर नेगेटिव हो, तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है वो रिपल्सन का फोर्स होता है, ठीक है। रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या हुआ? दूर भगाना। जैसे मान लो इस पे प्लस है, इस पे प्लस है, दोनों को एक दूसरे के नजदीक लेके जाएंगे तो ये इसको इधर धक्का लगाएगा और ये इसको इधर धक्का लगाएगा, ठीक है। सेम चार्जेस होगा उस पे, तो कैसा फोर्स लगने वाला है? प्रतिकर्षण। जैसे मैग्नेट में होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम एक मैग्नेट लिए और उसको दूसरे मैग्नेट की तरफ लेके जाते हैं, दूसरे चुंबक की तरफ लेके जाते हैं, तो देखते हैं कि वो चिपकता नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है ना कि दूर भगा रहा, मतलब धक्का लगा रहा। तो उसी तरह से चार्ज में भी होता है कि अगर दोनों पे प्लस चार्ज हो या दोनों पे माइनस चार्ज हो तो एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करते हैं ना। इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दुश्मनी, प्लस में या फिर माइनस में क्या होने वाला है? दुश्मनी होने वाला है, ठीक है। सेम है ना। उसके बाद देखेंगे प्लस माइनस की बात अगर कर ले, मान लो एक पे प्लस है, दूसरे पे क्या है? माइनस है, या फिर ऐसे सोच कि एक पे माइनस है, दूसरे पे क्या है? प्लस है। जैसे मान लो इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, एक दूसरे के नजदीक ही लिख जाएंगे चिपका लगा करके। जैसे मैग्नेट में होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक मैग्नेट यहाँ, दूसरा मैग्नेट यहाँ, हल्का से हम अभी धीरे लेके जा रहे हैं, क्लोज लेके जा रहे हैं और एक दूसरे को चिपका लेता है, एकदम खींच लेता है ऐसे करके। तो उसी तरह से चार्ज में भी होता है कि अगर एक पे प्लस चार्ज है, दूसरे पे माइनस चार्ज है, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा?
अट्रैक्शन का, ठीक है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, आकर्षण। कौन सा फोर्स लगता है यहां पे, आकर्षण। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि प्लस माइनस में क्या हो रहा, प्यार होता है ना, और प्लस प्लस में क्या होता है, दुश्मनी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि धन आवेश। अगर मान लो किसी बॉडी पे धन आवेश है तो इसका अर्थ क्या हुआ, धन आवेश कैसे हो जाता है, कोई बॉडी धन आवेश कैसे हो जाता है, कोई बॉडी ऋण आवेश कैसे हो जाता है। जबकि अभी देखिए कि मैटर जो है वो उदासीन है ना। जैसे मान लो कि कुछ भी, जैसे एक बैलून है, ठीक है, ये एक बैलून है और ये बैलून तो पहले से न्यूट्रल है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। अगर चार्ज होता तो हमको झटका लगता। तो उदासीन जब है, उदासीन का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितना प्लस है उतना इसमें माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों की क्वांटिटी क्या सेम है, उदासीन है। लेकिन हम देखते हैं कि जब उदासीन है तो फिर किसी पे प्लस चार्ज कैसे आ जा रहा या किसी पे माइनस चार्ज कैसे आ जा रहा है, चार्ज कैसे होता है, आखिर हम चार्ज कैसे करते हैं किसी चीज को। तो आंसर है कि जब हम कोई चीज को चार्ज करने का मेथड है, हम अभी पढ़ेंगे चार्जिंग मेथड, जैसे कंडक्शन विधि से हम कर सकते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चालन विधि से करते हैं, या फिर प्रेरण विधि से करते हैं, या फिर घर्षण विधि से करते हैं। तो कोई भी मेथड को हम अपनाते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तब दोनों वस्तु चार्ज हो जाता है। जैसे मान लो एक बैलून यहां पे है और ऐसी एक बैलून और ले ले, ठीक है, और दोनों को जब हम आपस में घर्षण करेंगे, जैसे ये दोनों को आपस में घर्षण करेंगे हम, तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन या तो इसमें ट्रांसफर हो गया या फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मान लो कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ रहा तो होगा क्या, अगर इसका नाम हम रख दे A और इसका नाम रख दे B, ये बैलून का नाम क्या है A और इस बैलून का नाम क्या है B, और इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन उठा इसमें आ रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन उठा इसमें आ रहा है। तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि A वाले बलून पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और B वाले बलून पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाएगी। अरे कम नहीं होगा, यहां पर से यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें आ रहा होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो इस पे 100 इलेक्ट्रॉन था और हर एक सेकंड में एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा, तो 10 सेकंड के बाद देखेंगे हम तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 90, और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन में कमी और इसका इलेक्ट्रॉन में अधिकता। तो जिसका इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाएगा, जिस बलून के या फिर जिस वस्तु, दुनिया का कोई भी मटेरियल हो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, नेचुरल इलेक्ट्रॉन जो उसमें था उसमें से कमी हो जाएगा, तो उस मटेरियल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी कि बी वाले बलून में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा तो बी पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ए पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्योंकि ए में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, जिस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा उस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जिस पे इलेक्ट्रॉन घटेगा उस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ए पे हो जाएगा, ए वाले बलून पे नेगेटिव चार्ज और बी वाले बलून पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो धन आवेश का मतलब क्या हुआ, धन आवेश का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कमी, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी है उस पे धन आवेश। ऋण आवेश का मतलब क्या हुआ, तो ऋण आवेश का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की अधिकता, है ना, बढ़ोतरी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ऋण आवेश, है ना। और जिस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, धन आवेश। क्लियर हो गया। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नाम किसने रखा था इसका, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसके बाद हम क्या देखें कि प्लस प्लस चार्ज को एक दूसरे के नजदीक लेके जाएंगे या माइनस माइनस चार्ज को एक दूसरे के नजदीक लेके जाएंगे तो दोनों में दुश्मनी होगा, लड़ाई हो जाएगा, दूर भाग जाएंगे, है ना। अगर प्लस माइनस को लेके जाएंगे तो दूर से रहेगा तो खींच लेगा उसको, आ जाओ, है ना। यानी कि दोनों में बड़ा प्यार होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। और प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। धन आवेश, धन आवेश का मतलब क्या हुआ कि जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाएगा तो उस पे धन आवेश। अगर मान लो किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तब सीधा बोल देंगे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है।
अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या बोल देंगे उसको, कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चलिए क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे चार्ज और मास में क्या रिलेशन होता है ना। जैसा कि अभी हम बताए थे कि विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जिस बॉडी के पास, जिस वस्तु के पास द्रव्यमान नहीं होगा उसके पास आवेश भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा है कि जिसके पास आवेश है जरूरी नहीं है कि उसके पास, जिसके पास मास है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास आवेश हो, लेकिन जिसके पास आवेश है तो वो जरूरी है कि उसके पास मास भी होगा। जैसे कि न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के पास द्रव्यमान तो है, मास तो है, लेकिन उसके पास चार्ज नहीं है। तो जरूरी नहीं कि जिसके पास द्रव्यमान है उसके पास चार्ज होगा, लेकिन ये जरूरी है कि जिसके पास द्रव्यमान है ये जरूरी है जिसके पास चार्ज है उसके पास द्रव्यमान भी होगा, ठीक है। यानी चार्ज है, चार्ज जिसके पास है तो उसके पास मास होना जरूरी है, ठीक है। कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन जिसके पास चार्ज उसके पास मास क्या है, जरूरी है। लेकिन जिसके पास मास है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज भी होगा। चार्ज है तो मास है, लेकिन मास है तो जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज होना ही होना, ठीक है। अब समझते हैं कि चार्ज और मास में क्या संबंध है ना। आवेश एवं द्रव्यमान में संबंध। आवेश एवं द्रव्यमान में संबंध क्लियर है। सबसे पहले कुछ चीजों को हम याद रखेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इसी तरह से प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पे आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। दोनों में बस प्लस और माइनस का अंतर है। इलेक्ट्रॉन के पास माइनस में, प्रोटॉन के पास क्या होता है, प्लस में, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ठीक है, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर आपको पहले से याद है तो मेरे साथ में जरूर बोलिएगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो, ठीक है, ईमानदारी से। और प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात अगर करें हम, तो इसका होता है 1.62 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, प्रोटॉन पे चार्ज इतना होता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम देख ले कि अल्फा कण पे चार्ज कितना होता है, अल्फा कण पे चार्ज होता है +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, जो कि 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। देखो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका दुगना करेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। तो अल्फा कण एक्चुअल में 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। और इसका मास जो होता है, अल्फा कण का जो मास होता है वो 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होता है ना, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, याद रहेगा। अब बेसिक और देख लेते हैं कि चार्ज मास में क्या रिलेशन है, क्या अंतर है, ठीक है। चार्ज और मास में क्या अंतर है, तो चार्ज और मास में देखते हैं अंतर। तो पहला अंतर तो ये है कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, प्लस एंड माइनस, जबकि मास जो है केवल क्या होता है, प्लस। कभी आप सुने हैं किसी का द्रव्यमान माइनस में हो? माइनस द्रव्यमान का मतलब है कि हैयन है वो, है ना, इमेजनरी माइनस। जैसे किसी के साथ में लग गया कि -2 या फिर माइनस आयोटा जिसको कहते हैं, तो -2 का मतलब हो गया कि वो इमेजनरी में आ गया ना, इमेजनरी नंबर आ गया, ठीक है। तो माइनस में किसी का द्रव्यमान होता नहीं है, जिंदा आदमी का तो नहीं होगा माइनस में, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चार्ज जो है, चार्ज वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है।
जबकि मास जो है यानी द्रव्यमान जो है वेग पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है मास? तो हम लोग आएंगे आइंस्टीन का समीकरण m बराबर m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस समीकरण से अगर देखेंगे तो अगर कोई भी बॉडी का मास m नॉट है और उस बॉडी के पास जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, v का मान बदले, c यहाँ पे लाइट का स्पीड है, प्रकाश का वेग, तो v का मान अगर हम बदलेंगे तो इस m का मान में भी परिवर्तन आएगा। यानी कि द्रव्यमान जो है वो m नॉट पहले से तो था, लेकिन जब उसमें वेग आएगा तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? चेंज होते जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मान लो कि इसी में हम v का वैल्यू c के बराबर कर देंगे तो दोनों सेम आ जाएगा, तो कैंसिल होकर के नीचे 0, तो m हो जाएगा इन्फिनिट। यानी कि अगर कोई आदमी प्रकाश के चाल से दौड़ रहा है तो उसका मास कितना हो जाएगा? अनंत के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाप रे बड़ी ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसका बेसिक हम डिफरेंस याद रखेंगे कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सॉरी चार्ज प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान केवल क्या होता है? धनात्मक होता है। चार्ज वेग पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। और याद रख ले कि चार्ज के बीच का जो फोर्स है उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, द्रव्यमान के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्लियर हो गया चार्ज मास में रिलेशन। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि अगर मान लो कि किसी वस्तु के पास धन आवेश आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे खून की कमी कैसे होता है, वैसे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव का मतलब कोरोना पॉजिटिव नहीं समझ लेना, ठीक है, वहां पे खून की कमी होता है या नहीं होता नहीं पता हमको, लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है जब, सोच कि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसका द्रव्यमान में क्या बढ़ोतरी हो सकता है? नहीं, द्रव्यमान भी क्या होगा? उसका घटेगा, कम रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान में भी क्या होगा? कमी रहेगा। क्यों कमी रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इससे। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन निकाला गया, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका द्रव्यमान घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसी नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। एक इलेक्ट्रॉन किसी से निकाल लेंगे तो इतना मास कम हो जाएगा उसका, 2 निकाल लेंगे तो इसी के 2 से गुना कर दें, इसी के गुणनफल में कम थे जाएगा, चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन निकाल लें। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और उसका द्रव्यमान में भी क्या होगा? कमी आएगा। जैसे मान लो कि एक बॉडी ए है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका मास में भी क्या है? कमी है। ठीक है, पहले से जो भी मास था इसके मास में कमी आ गई। किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और साथ ही साथ इसका द्रव्यमान में भी अधिकता होगा। ठीक है, तो देखो नेगेटिव का क्या क्या फायदा है। नेगेटिव का फायदा है कि उस पे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा और उसका द्रव्यमान भी क्या हो रहा? बढ़ रहा। ठीक है, तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है इसका अर्थ हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन की तो अधिकता है और साथ ही साथ उसका द्रव्यमान भी क्या है? ज्यादा। जैसे मान लो कि एक बॉडी है P जो पहले से उदासीन है, मतलब जीरो चार्ज, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो इस पे प्लस है ना तो इस पे माइनस है। अब अगर इसका द्रव्यमान को बढ़ाना है हमको तो कौन सा चार्ज दें, प्लस या माइनस? जल्दी बोलो कौन सा चार्ज दें? एक बॉडी है P जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है पहले से, ना तो इस पे प्लस है ना तो इस पे माइनस है, ठीक है, जीरो है। अब इसका द्रव्यमान को बढ़ाना है हमको, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? कौन सा चार्ज देंगे? तो देखते हैं द्रव्यमान कहां पे बढ़ता है। यहां देखते हैं द्रव्यमान में कमी, यहां देख रहे हैं द्रव्यमान में अधिकता। तो अधिकता को पकड़े तो कौन सा चार्ज दें? नेगेटिव। यानी अगर इस पे हम नेगेटिव चार्ज देंगे P पे तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर किसी का द्रव्यमान को घटाना है तो क्या कर देंगे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे। तो ये चार्ज मास में रिलेशन था, इसको छाप लो। चलिए, तो अब हम लोग सीखेंगे कि आवेशित कैसे करते हैं, कोई भी दो वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, यानी आवेशन की विधि क्या है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा आवेशन विधि। आवेशन विधि।
चार्जिंग मेथड। तो देखो आवेशन विधि क्या है, हम लोग कोई भी वस्तु को, कोई भी बॉडी को, कोई भी मटेरियल को 3 प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो कोई भी मटेरियल को नहीं, मतलब कुछ कुछ कंडक्टर का ही पार्ट आता है। तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसको हम लोग घर्षण विधि से कर सकते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल है जिसको कंडक्शन विधि से करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल है जिसको हम प्रेरण विधि से, इंडक्शन विधि से करते हैं। ठीक है, तो आवेशन विधि यानी आवेशित करने का 3 विधि है। पहला तो है घर्षण विधि, ठीक है, फ्रिक्शन मेथड। सब बेसिक बातें हैं चार्ज से रिलेटेड। दूसरा नंबर में है प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। तीसरा नंबर में है चालन विधि, कंडक्शन। तो एक है फ्रिक्शन, दूसरा है इंडक्शन और तीसरा क्या है, कंडक्शन। तो 1 बाय 1 करके समझते हैं। पहला नंबर में क्या है, घर्षण। नाम से ही लग रहा है कि घर्षण करना है ना, सच में घर्षण ही करना है। तो घर्षण विधि क्या होता है कि जब दो वस्तु जो कि फ्रिक्शन लेस ना हो, ठीक है, यानी कि जब दो वस्तु को हम आपस में घर्षण करते हैं, घर्षण करवाते हैं, रगड़ते हैं, तो दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाती है। क्या होता है कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तु पर आवेश आ जाती है। दोनों पर आवेश का प्रकृति अलग अलग होता है, एक पे प्लस आया तो दूसरे पे क्या आएगा, माइनस आएगा। इस विधि को ही क्या कहते हैं हम, घर्षण विधि कहते हैं, है ना। तो घर्षण विधि क्या है कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तब दोनों वस्तु पर आवेश आ जाती है। यह विधि घर्षण विधि कहलाती है। अब अभी हम फील करवाएंगे कि क्या घर्षण विधि से आप भी चार्ज किए हैं किसी चीज को, तो आंसर है हाँ। कंघी वाला भी बता रहे थे एग्जाम्पल कि जब हम कंघी अपने सूखे बाल में लगाते हैं, अन्य बाल में पूरा रगड़ रहे हैं कंघी को, तो उसके बाद जब लेके जाइएगा उसी कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास में, तो देखिएगा कागज के टुकड़े को आकर्षित कर ले रहा। तो कंघी के पास चार्ज आया कहां से, तो आंसर है घर्षण विधि से आया। जब हम कंघी को बाल में रगड़े, घर्षण किए, तो कंघी पे क्या हुआ, चार्ज आ गया। बलून की बात अगर कर ले, बलून को कपड़े पे रगड़ते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम मान लो कांच के छड़ को ऊन पे रगड़ेंगे, ऊन के कपड़े पर रगड़ते हैं, तो देखते हैं कि कांच के छड़ पे ऊन का कुछ कुछ हिस्सा आ जाता है, ठीक है। तो वो आकर्षण कहां से हुआ, जब कांच को हम रगड़ते हैं ऊन पे, तो कांच क्या करता है, ऊन के कुछ हिस्से को अपनी तरफ खींच करके लेके चले आता है, ठीक है। तो ऐसा होता है घर्षण विधि के कारण, मतलब एक दूसरे पे चार्ज आ जाता है, ठीक है। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तब दोनों वस्तु पर आवेश आ जाती है, और ये विधि क्या कहलाती है, घर्षण विधि। एग्जाम्पल में इसका क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सूखे बालों पर कंघी करने पर कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। सबसे अच्छा मेथड है। अब यहां से क्वेश्चन होता है कि क्या जब दो चीजों को हम आपस में घर्षण करवाएंगे, जैसे एक वस्तु है A, दूसरा वस्तु है B, दोनों को ला करके, A और B दोनों को ला करके घर्षण किए, तो क्या दोनों पे चार्ज आता है, तो आंसर है कि हाँ, दोनों वस्तु पर आवेश आती है। किस पे आती है, दोनों पर आती है, यानी A पर भी आएगा और B पर भी आएगा। क्या दोनों पे प्लस प्लस आवेश आएगा,
क्या दोनों पे माइनस माइनस आवेश आएगा? तो इसका आंसर है कि नहीं, दोनों पे ना तो प्लस आएगा, दोनों पे ना तो माइनस आएगा। एक पे प्लस आता है और दूसरे पे क्या आता है? माइनस चार्ज। जैसे मान लो कि ए और बी को घर्षण किए, तो अगर ए पे प्लस चार्ज आ गया तो बी पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्या दोनों की चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है? तो आंसर है कि हाँ, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बराबर होता है। ए पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज बी पर भी होगा, लेकिन प्रकृति दोनों का अलग अलग है। ए पे प्लस तो बी पे माइनस। और मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो कि इस पे 2 कूलम आया प्लस में, तो इस पे आएगा 2 कूलम माइनस में। ठीक है, तो परिमाण बराबर होता है, लेकिन प्रकृति क्या होती है? विपरीत होती है। अब इसमें एक सीरीज बना लिया गया है कि किसको रगड़ने पे किस पे प्लस चार्ज आएगा, किस पे माइनस चार्ज आएगा। जैसे उस सीरीज में सबसे आगे है कांच, यानी कांच को तुम किसी से भी रगड़ लो, कांच पे हमेशा क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, और दूसरे सामने वाले पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये घर्षण विधि है। दूसरा विधि को समझते हैं। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? प्रेरण विधि। प्रेरण विधि क्या है? प्रेरण क्या है? इंडक्शन। इंडक्शन मेथड यानी बिना टचिंग, है ना। इस विधि को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, बिना टच किए हुए आवेशित करना। घर्षण में क्या करना पड़ रहा है? टच करना पड़ रहा, दोनों को संपर्क में ला रहे हैं, रगड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं। लेकिन प्रेरण विधि में क्या होता है? इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि बिना टच किए हुए हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे एक बॉडी यहां है, दूसरा बॉडी यहां है, क्लोज लेके आए, टच तो नहीं किए, संपर्क में भी नहीं लेके आए, लेकिन फिर भी इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो जब कोई आवेशित वस्तु के निकट अनावेशित वस्तु को लाते हैं या फिर अनावेशित छड़ को लाते हैं, तो अनावेशित छड़ आवेशित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रेरण विधि। यानी कि जब किसी आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को लाया जाता है, तब अनावेशित चालक आवेशित हो जाता है। यह विधि प्रेरण विधि कहलाती है। चलिए, तो क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक के निकट हम अनावेशित चालक को लाते हैं, तो अनावेशित चालक भी क्या होता है? आवेशित, यानी कि जिस पे चार्ज नहीं है वो भी चार्ज हो जाता है। यह विधि क्या कहलाती है? प्रेरण विधि कहलाती है ना। अभी इसको समझते हैं प्रेरण विधि कैसे होता है। चलिए, तो प्रेरण विधि को समझते हैं कि कैसे अनावेशित वस्तु आवेशित हो जा रही है। तो मान लो कि मेरे पास एक छड़ है जो पहले से आवेशित है। ठीक है, एक चालक छड़ है जिसको हम प्लस क्यू आवेश दिए, पहले से आवेशित हो गया। अब क्या करते हैं कि इसके नजदीक एक अनावेशित, जैसे ये वस्तु एक छड़ है जो कि अनावेशित है। अनावेशित का मतलब क्या हुआ कि इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, जीरो चार्ज है, मतलब कि ये उदासीन है। जैसे मार्केट से एक छड़ खरीद के लेके आए हैं, वही छड़ है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है कि मतलब ये छड़ क्या है? उदासीन है। ठीक है, और उदासीन का अर्थ अभी समझाए थे हम शुरुआत में कि उदासीन का मतलब क्या होता है कि प्लस एंड माइनस दोनों की क्वांटिटी क्या होती है? सेम होती है। मतलब इस छड़ के पास जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है, और दोनों मिल करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है, जीरो बना देती है। ठीक है, यानी इस छड़ के पास प्लस माइनस दोनों की क्वांटिटी क्या है? सेम है। अब जब हम इस छड़ को, जब इस अनावेशित वस्तु को इस छड़ के निकट आवेशित वस्तु के निकट लाएंगे, तो देखो क्या होगा। जब इसको हम लेके जाएंगे, एकदम ध्यान से देखना कि इसको जब हम लेके आएंगे तो इधर वाले हिस्से में क्या है? प्लस है, इधर वाले हिस्से में क्या है? माइनस है। ठीक है, जब इसको हम धीरे धीरे करके करीब लेके आएंगे तो इस पे कैसा चार्ज है? प्लस। इस पे कैसा चार्ज है? इधर प्लस, इधर क्या है? माइनस है। तो सोच कि ये वाला प्लस इस छड़ के प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अभी बताए थे कि प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्सन, प्रतिकर्षण, है ना, दुश्मनी।
तो ये वाला प्लस क्या करेगा, इस क्षण में जो इस हिस्सा में प्लस था उसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। तो जब इस पे दूर भगाएगा यानी रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, ये वाला प्लस चार्ज इस प्लस पे रिपल्सन का फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये वाला प्लस जो है ना छड़ के दूसरे हिस्सा में चला जाएगा। मतलब इस छड़ के दूसरे हिस्सा का अर्थ हुआ कि प्लस सब इधर आ जाएगा और प्लस के वजह से माइनस पे आकर्षण का फोर्स लगेगा, जिसके कारण माइनस सब क्या होगा, इस सरफेस में आएगा और वो कुछ हमको ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, सब के सब माइनस इधर आ जाएगा और सब के सब प्लस क्या होगा, इधर चला आएगा। प्लस पे इतना फोर्स लग रहा है, इतना ज्यादा रिपल्सन का फोर्स लग रहा है कि अगर इसके नजदीक कोई दूसरा और संपर्क में लगा दे चालक तो वो प्लस उसमें चल जाएगा उठ करके, इतना ज्यादा रिपल्सन का फोर्स अप्लाई होता है। तो फिलहाल अभी इसके पास तो कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो ये अकेला छड़ है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्लस की वजह से इस छड़ का प्लस जो है रिपेल होकर के दूर चला जाता है, यानी दूसरे हिस्सा में चला जाता है, और माइनस अट्रैक्ट होकर के सब इधर आ जाता है इस हिस्सा में। दोनों को टच नहीं किए, दोनों अभी भी दूर में है। ठीक है, ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया, स्टेप फर्स्ट था। अब सेकंड नंबर में क्या करते हैं हम कि इस छड़ से एक वायर लेकर के हम अर्थेड कर देते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ, इस छड़ का नाम अगर हम ए रखें, इस छड़ का नाम हम बी रखें, तो ये बी वाला छड़ है, तो इसमें क्या किए हम, अर्थेड कर दिए। और ये ए वाला छड़ है, इस पे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज वैसी है, कुछ नहीं हुआ क्योंकि माइनस पे ये पहले से आकर्षण का फोर्स लगा के सबको खींचे हुए है पहले से। लेकिन इस छड़ पे जो प्लस था वो प्लस अब कहां चला गया, जो प्लस था ये प्लस कहां चला गया, तो आंसर है कि जब यहां से हम एक तार लगा करके अर्थेड करते हैं, अर्थेड का मतलब है कि एक तार लगाएं और जमीन के संपर्क में लेके चले आएंगे, जमीन में जोड़ देंगे, जमीन में एक छड़ लगा करके रख देंगे, तो इसका पूरा का पूरा प्लस जो है जमीन से मिलकर के, पृथ्वी से मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो सब के सब प्लस चार्ज क्या हुआ, तार से होकर के अर्थेड हो गया, जमीन से मिलकर के न्यूट्रलाइज हो गया। माइनस क्यों नहीं हुआ, तो माइनस को प्लस पहले से आकर्षित करके है तो माइनस रुका हुआ है। ठीक है, अर्थेड कर दिए हम, प्लस सब खत्म हो गया। ये स्टेप सेकंड है। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि इस प्लस को हटा लेते हैं। जैसे ही हम प्लस को हटा लेते हैं तो जो बी वाला छड़ है, ये जो बी छड़ है, इसके पूरे हिस्से में क्या होगा, माइनस फैल जाएगा और ये छड़ आवेशित हो जाएगा, है ना। अभी कुछ देर पहले देख रहे थे तो ये छड़ पे प्लस माइनस दोनों था, आवेशित नहीं था, न्यूट्रलाइज था। अब ये न्यूट्रलाइज नहीं है, अब इस पे माइनस चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया है, माइनस चार्ज। इसको हम कह सकते हैं कि छड़ बी जो है ऋण आवेशित है। छड़ ए कैसे था, धन आवेशित, और छड़ बी क्या हो गया, ऋण आवेशित। तो यही पूरा का पूरा जो मेथड है, ये कौन सा मेथड कहलाती है, प्रेरण विधि कहलाती है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा विधि देखते हैं। तीसरा विधि क्या है, चालन विधि, कंडक्शन मेथड। चालन विधि क्या होता है, तो आंसर है कि जब हम किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु को लाते हैं, या फिर आवेशित चालक के संपर्क में अनावेशित चालक को लाते हैं, तो अनावेशित चालक आवेशित हो जाती है। यह विधि क्या कहलाती है, चालन विधि। कैसे कैसे होता है कि जब किसी आवेशित चालक के संपर्क में अनावेशित चालक को लाया जाता है, तब अनावेशित चालक आवेशित हो जाती है। यह विधि चालन विधि कहलाती है। तो क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक के संपर्क में अनावेशित चालक को लाते हैं तो अनावेशित चालक आवेशित हो जाती है। समझते हैं कि कैसे होता है कि मान लो कि मेरे पास एक चालक है, चालक ए, जो कि पहले से आवेशित है, पहले से धन आवेश है इस पे।
फुल चार्ज है। ठीक है, इस बार क्या करना है कि अनावेशित चालक को संपर्क में लाना है, दूर नहीं रखना है। प्रेरण में क्या था कि दूर रखते हैं तो हो जाता है, तो इस बार हम क्या करते हैं कि अनावेशित चालक को हम संपर्क में लाते हैं। ये अनावेशित है, इस पे क्या है Q 0 है और इस पे क्या है पहले से चार्ज है, Q चार्ज है। ठीक है, तो जैसे ही हम अनावेशित चालक को संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है, देखो अनावेशित का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, प्लस और माइनस दोनों की संख्या बराबर है। तो जैसे हम संपर्क में लाते हैं तो इस चालक का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस चालक में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है ना। कैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, तो आंसर है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होता है। तो अगर इसके पास 0 चार्ज है तो लोअर पोटेंशियल है, इसके पास चार्ज है तो इसके पास हायर पोटेंशियल है, तो लोअर से हायर की तरफ। या फिर यूं समझ लो कि इसके पास प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इस चालक से इस चालक में ट्रांसफर करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, धन आवेश। अभी पहले बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश, द्रव्यमान में कमी, तो इसके पास भी धन आवेश आना शुरू हो जाता है। और जब बहुत देर तक के दोनों को हम रखते हैं, मतलब ये दोनों को अगर हम अलग कर दिए तो दोनों अब चार्ज हो गया, इसके पास भी चार्ज है और इसके पास भी चार्ज है, कुछ ना कुछ इसके पास भी चार्ज है, Q डैश। लेकिन जब हम दोनों को बहुत देर तक के संपर्क में रखते हैं तो क्या होता है कि कुछ देर के बाद दोनों गोला पर सेम चार्ज हो जाता है, मतलब जितना इसके पास चार्ज है और उतना ही चार्ज इसके पास भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके पास टोटल चार्ज कितना था Q, इसके पास टोटल चार्ज कितना था 0, तो Q प्लस 0 करेंगे तो नेट चार्ज कितना होगा Q, और जब हम अलग करते हैं तो दोनों पे चार्ज डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका आधा चार्ज उठ करके इस पे चला गया और आधा इस पे बचा, आधा इस पे आ गया, तो दोनों पे सेम चार्ज आ जाता है ना। यानी कंडक्शन के मेथड से हम दोनों वस्तु को आवेशित कर सकते हैं और जब बहुत देर तक के रखेंगे तो दोनों पे क्या होगा, सेम चार्जेस आ जाएगा। तो ये विधि क्या कहलाती है, आपका कंडक्शन मेथड कहलाती है ना। तो यहां तक के हम लोग सीख चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम देख लेंगे कि चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, चार्ज को किस प्रकार से जोड़ते हैं, आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।